गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे निरोधकों द्वारा संक्षारण नियंत्रण अर्थात कोरोजन कंट्रोल बाय यूज ऑफ इनहिबिटर्स। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरीज ऑफ केमिकल कोरोजन देखा था, कोरोजन के केमिकल प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन को हमने पढ़ा था कि कोरोजन कैसे होता है। आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि कोरोजन या संक्षारण की प्रक्रिया जो बहुत ही विनाशकारी प्रक्रिया, जिसके द्वारा जो यूजफुल मेटल हैं उनका क्षरण होता है, दे आर ईटन अप, और इससे बहुत उपयोगी धातु और मिश्र धातुएं नष्ट हो जाती हैं समय से पहले ही। तो इस नुकसान से, इस आर्थिक नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं? और हमें पता है टेक्नोलॉजिकली भी जो बड़ी बड़ी मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े बड़े ब्रिजेस हम बनाते हैं, इन सब में मेटल्स, अलॉयस का बहुत इस्तेमाल होता है। और यदि इन स्ट्रक्चर्स का इसी तरह से क्षरण होगा ड्यू टू कोरोजन अनटाइमली, तो ये न केवल आर्थिक नुकसान कर सकता है बल्कि जान माल का भी भारी नुकसान कर सकता है अचानक से। अतः हमको इस विनाशकारी प्रक्रिया से बचने के लिए कोरोजन कंट्रोल को समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से संक्षारण को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मेटल्स और एलॉयस हैं वो अनटाइमली डिग्रेड नहीं हो, वो स्टेबल बने रहें और अधिक उपयोगी, अधिक समय तक बने रहें। तो इसके लिए हम इनहिबिटर्स या निरोधकों का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? तो निरोधक क्या होते हैं, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो आज हम इसको देखेंगे। क्या होता है निरोधक या इनहिबिटर? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अल्प सांद्रता में उपयोग किए जाने पर किसी भी वातावरण में संक्षारण की प्रक्रिया को या तो रोक देता है या उसको धीमा कर देता है, उसे हम संक्षारण निरोधक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, a corrosion inhibitor is a chemical substance which when added to an environment in a small concentration minimizes or completely prevents the corrosion. कहाँ उपयोग में आता है ये, किस तरह से आता है? दो प्रकार से आ सकता है। एक टेम्परेरी रूपली, अस्थाई सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने के लिए काम में आ सकता है। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है, जब हम स्टोरेज कर रहे हैं कहीं किसी मेटल का या मेटल पार्ट्स का या एलओएस का, या ट्रांसपोर्टेशन जब उसका कर रहे हैं, उस समय हमें अस्थायी रूप से सुरक्षा चाहिए। तो एक तो वहाँ अस्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम में आ सकते हैं, और दूसरा स्थानीकृत लोकलाइज यूज़ वगैरह के लिए भी काम में आ सकते हैं। जैसे पाइपलाइंस वगैरह जहाँ हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कोरोजन होता है ऑयल्स वगैरह का, इसके लिए तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, ब्राइन है, ऑयल है, इनका जो एटमॉस्फेयर है उसमें, तो हम स्थानीकृत सुरक्षा या लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। देखेंगे किस प्रकार से इनहिबिटर्स काम में आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, इन निरोधकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 3 प्रकार के निरोधक होते हैं। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक निरोधक, दूसरे ऑर्गेनिक या कार्बनिक निरोधक, और तीसरे जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी ऐसे निरोधक जो वातावरणीय परिस्थितियों को नियंत्रित कर देते हैं, जिसके कारण उस वातावरण में जो धातुओं का और मिश्र धातुओं का क्षरण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, उसकी स्पीड या तो कम हो जाती है या फिर वो प्रोसेस रुक जाती है। तो 3 तरह से हम टाइप के इनहिबिटर्स को हम यहाँ यूज़ करते हैं टू फॉर कोरोजन कंट्रोल। संक्षारण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम 3 प्रकार के निरोधक या इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो इनऑर्गेनिक इनहिबिटर्स हैं, अकार्बनिक जो निरोधक हैं, वो फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एनओडी और कैथोडी। दैट इज़ एनोडिक इनहिबिटर्स एंड कैथोडिक इनहिबिटर्स, है ना। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे कि एनोडिक जो इनहिबिटर्स होते हैं
क्रोमेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, मोलिब्डेट्स हैं, है ना, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। या और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कैथोडिक प्रोटेक्शन में काम आते हैं, जैसे जिंक फॉस्फेट है, दे मे बी ऑफ पॉइजन टाइप और मे बी ऑफ प्रेसिपिटेटर टाइप, है ना, ये अकार्बनिक कहलाते हैं। दूसरी तरफ जो कार्बनिक या ऑर्गेनिक निरोधक होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, फिल्म फॉर्मर्स होते हैं, अर्थात वो धातु और मिश्र धातु की सतह पर एक पतली परत बनाते हैं, झिल्लीनुमा परत बनाते हैं, और इसके द्वारा कोरोजन की स्पीड है वो कंट्रोल होती है, अर्थात वो कम हो जाती है या प्रोसेस ऑफ कोरोजन रुक जाता है। तो ये मुख्य रूप से फिल्म फॉर्मर्स कहलाते हैं, परत बनाने वाले निरोधक, जो कार्बनिक यौगिक होने के कारण हम इन्हें ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स या कार्बनिक निरोधक कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से एमिन सॉल्ट्स हैं, एमिडेजोलिन्स हैं, और सोडियम बेंजोइट मर्केप्टेन हैं, आदि कंपाउंड हैं, वो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं। और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करके इनहिबिशन का काम करते हैं, उसमें स्कैवेंजर्स आते हैं और बायोसाइड्स आते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड है, स्कैवेंजर है, बायोसाइड्स में ओजोन है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि इनहिबिटर्स को या निरोधकों को वर्गीकृत किया जा सकता है 3 प्रकारों में मुख्य रूप से, जिसमें से ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स या कार्बनिक निरोधक है, उनको हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज या क्लासेस ऑफ कंपाउंड से जो यहाँ यूज़ होती हैं, विद एग्जांपल्स, एंड हाउ डू दे कंट्रोल द रेट ऑफ कोरोजन, वो किस प्रकार से कोरोजन को इनहिबिट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए आगे देखें मैकेनिज़्म क्या होता है जिससे ये काम करते हैं। द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स, कार्बनिक निरोधकों के कार्य करने की जो मैकेनिज़्म है, क्रियाविधि क्या है जिससे ये नियंत्रण कर रहे हैं कोरोजन की स्पीड को या संक्षारण की दर को। तो धात्विक सतह पर मुख्य रूप से इनका केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, अतः ये धातु की सतह पर रासायनिक रूप से अधिशोषित हो जाते हैं और परत बनाते हैं, फिल्म बना लेते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। यहाँ ये एक मेटल ब्लॉक दिखाया गया है, करेक्ट, और इस मेटल ब्लॉक की जो ये सरफेस है, दिस इज़ द सरफेस, करेक्ट, दिस इज़ द सरफेस, एंड दिस सरफेस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इनहिबिटर्स, तो जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसकी सतह पर जाकर के और सतह पर बाय केमिकल रिएक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं और चिपक जाते हैं। हम कहते हैं अधिशोषण हो रहा है धात्विक सतह पर, और इस अधिशोषण के कारण क्या होगा, एक परत बन जाएगी, इस तरह से एक फिल्म बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। ये देखिए एक लेयर यहाँ बन रही है पूरी की पूरी, जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी यहाँ। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है यहाँ पर, वो प्रोटेक्टिव लेयर किस प्रकार से बनेगी, तो यहाँ ये डिपेंड करेगा कि जो धातु की सतह है उस पर किस टाइप का चार्ज है, आवेश उपस्थित है, उस पर अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। जो एड्जॉर्प्शन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा, या उसकी रेट इस बात पर डिपेंड करेगी कि धातु की सतह पर किस प्रकार का आवेश है। अगर ऋणात्मक धात्विक सतह है, नेगेटिवली चार्ज मेटल सरफेस है, तो जो आयोनिक इनहिबिटर होगा, जो ऑर्गेनिक इनहिबिटर है, वो यहाँ कैटायनिक टाइप का इनहिबिटर होगा। वो धनायनिक निरोधक है जो आसानी से प्राथमिकता पूर्वक यहाँ अधिशोषित हो जाता है, जैसे एमीन्स जो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि धात्विक सतह पर नेट ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो हमारा ऑर्गेनिक इनहिबिटर है, कार्बनिक निरोधक है, वो कैसा होगा, वो ऐसी स्थिति में धनात्मक धात्विक सतह के लिए खुद ऋणावेशित जो होगा ऑर्गेनिक इनहिबिटर, वो ऑर्गेनिक इनहिबिटर हमको क्या करेगा, वो यहाँ पर प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब होगा या उसका सतह पर प्राथमिकता पूर्वक अधिशोषण होगा और वो लेयर बना लेगा। अगर कोई नेट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0 पॉइंट चार्ज उसके लिए उस ऐसी धात्विक सतह होगी, उस पर कोई ऐसा प्रेफरेंशियली एड्जॉर्प्शन नहीं होता है। नॉर्मल जो एड्जॉर्प्शन होता है वो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक इनहिबिटर का एड्जॉर्प्शन हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक इनहिबिटर जो है वो वहाँ आसानी से
परत बना लेगा। सो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग या लेयर बनाने का काम करेंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार के ऑर्गेनिक इनहिबिटर हमारे पास उपलब्ध हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स अवेलेबल जो हम काम में लेते हैं। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स हैं उनका उपयोग तेल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ तेल और गैस जो संक्षरण होता है, मतलब ऑयल एंड गैस वेल कोरोजन जो होता है उसको रोकने के लिए, उसको से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये मुख्य रूप से लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, जिसमें जैसे 18 कार्बन की श्रृंखला है ना, इसी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं जो उनमें क्रियात्मक समूह के आधार पर हम उनको कह सकते हैं कि वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मोनो एमीन्स प्रकार के होते हैं। एमीन्स का मतलब होता है जिनमें NH2, NH या N समूह उपस्थित हो। यदि NH2 समूह उपस्थित है तो हम इसको प्राथमिक एमीन कहेंगे, यदि NH समूह उपस्थित है तो हम इसको द्वितीयक अमीन कहेंगे, और सिंपल ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन होने पर हम उसे तृतीयक अमीन कहेंगे। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की एमीन्स, तीनों ही प्रकार की एमीन्स जो है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, RNH2 करेक्ट, RNH2 where amino group primary amines, R2NH imino group that is a secondary or द्वितीयक अमीन, और ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन R3N तृतीयक अमीन या टर्शरी अमीन। तीनों प्रकार की अमीन हैं वो यहाँ उदाहरण स्वरूप काम में आती हैं कार्बनिक निरोधक के रूप में। दूसरा है जिसको हम कहते हैं डाई अमीन्स। डाई अमीन्स का मतलब है जहाँ अमीनो समूह दो हैं और दोनों अमीनो समूह होने से हम इसको डाई अमीन्स कह रहे हैं, करेक्ट। और ये जो R है ये एक लंबी कार्बन की श्रृंखला है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है, फॉर एग्जांपल 18 कार्बन्स। सेम वे एमाइड्स, CONH2 is called amide group, okay. So amides are there. So these are amides. Same way polyethoxy yogis, पॉलीइथॉक्सीकृत कंपाउंड्स, पॉलीइथॉक्सिलेटेड कंपाउंड्स, ये भी फिर एमीन्स हैं जो मोनो एमीन्स हो सकती हैं, एक अमीनो समूह वाली, एक नाइट्रोजन है या दो नाइट्रोजन वाली डाई अमीनो ग्रुप्स, डाई एमीन्स प्रकार की, क्लियर। जैसे ये एमीन्स प्राइमरी है तो इसमें देखिए आप जो RNH2 था हमारा, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन थे, उनकी जगह दो क्या हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले इथॉक्सी समूह लगे हुए हैं यहाँ, इस तरह से, क्लियर। और X और Y क्या व्यक्त करता है, या कम से कम उसकी वैल्यू 2 से लेके 50 तक वेरी करती है। इस तरह से ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं। सेम वे डाई अमीन्स होते हैं, उन डाई अमीन्स में भी हम क्या कर सकते हैं, जो दो नाइट्रोजन हैं, करेक्ट, दिस वन नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी हमने जो हाइड्रोजन्स थे उनको इन इथॉक्सी समूह से रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ भी इथॉक्सी समूह से रिप्लेस कर दिया। और ये जो वैल्यू है X, Y एंड Z, करेक्ट, द वैल्यू X, Y एंड Z, क्लियर, X, Y एंड Z, ये वैल्यू जो हैं दिस वैल्यू वेरीज फ्रॉम हियर 3 to 10। सो दिस आर डाई अमीन्स। तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, ये यौगिक मुख्यतः ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स के रूप में या कार्बनिक निरोधकों के रूप में काम में लिए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से तेल उद्योगों के अंदर ऑयल एंड गैस वेल कोरोजन जो होता है, तेल और जो गैस से जो कोरोजन होता है उससे बचाने के लिए ये काम में ले जाते हैं। मुख्य रूप से परत निर्माण करने वाले हैं, ये ध्यान रखना हमको। और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन द्वारा, रासायनिक अधिशोषण की क्रियाविधि के द्वारा। और इस प्रकार से ये एक लेयर बना करके, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो एक्टिव गैसेज हैं, रिएक्टिव गैसेज हैं, उनसे और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से मेटल और अलॉयस की सरफेसेस को कवर करके बचाते हैं, जिससे
केमिकल कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कोरोजन्स जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, वो अलग अलग सिद्धांत हैं जिनके द्वारा कोरोजन होता है, वो सभी प्रोसेसेस हैं वो या तो रुक जाती हैं या उनकी स्पीड या उनकी रेट काफ़ी कम हो जाती है. सो दिस इज़ वेरियस टाइप ऑफ organic inhibitors which are used to prevent or control the rate of corrosion. So this is all about this lecture, and this is very important from examination viewpoint. जो आपका सब्जेक्ट कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसकी जो 5th लास्ट यूनिट है उसमें जो कोरोजन कंट्रोल लास्ट 5.5 और 5.6 उसमें टॉपिक है ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स, कि किस प्रकार से हम कार्बनिक निरोधकों का उपयोग करके कोरोजन प्रिवेंशन कर सकते हैं. साथ में आगे हम पढ़ेंगे कैथोडिक एनोडिक टाइप के जो प्रोटेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक इनहिबिटर्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू.